हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर अ टेल ऑफ वेलर। इस चैप्टर को हम थ्रू पीपीटी पढ़ेंगे इन डिटेल इन इजी वे। सो लेट्स बिगिन स्टार्टिंग विद द टाइटल इटसेल्फ, अ टेल ऑफ वेलर। इसका मतलब क्या होता है? टेल का तो मतलब होता है स्टोरी, राइट, एंड वेलर का मतलब होता है करेज और ब्रेवरी। तो ये कहानी किसकी है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रेवरी। किसी की बहादुरी के बारे में कहानी है। किसकी बहादुरी पे कहानी है ये? मेजर सोमनाथ शर्मा, राइट, एंड द बैटल ऑफ बैड कैम्प। अब ये क्या हुआ है इस चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये किस बैटल के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइटल समझ में आना चाहिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ करेज और ब्रेवरी। किसका करेज, किसकी ब्रेवरी? मेजर सोमनाथ शर्मा की। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमने पढ़ा कि हमारा पूरा चैप्टर जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा पे है, राइट। तो ये है कौन मेजर सोमनाथ शर्मा? हु इज़ ही? मेजर सोमनाथ शर्मा एक ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में। और क्या करते हैं वो? ही बिलोंग टू 4th बैटेलियन ऑफ कुमाऊन रेजिमेंट। ये पोस्ट है उनकी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज द फर्स्ट रेसिपेंट। रेसिपेंट मतलब पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। ही इज बीइंग अवॉर्डेड बाय परमवीर चक्र, जो इंडिया का बहुत ही हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट पर्सन कौन थे, जीके के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था? परमवीर चक्र। हु वॉज ही? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर जो होता है ना, इट्स अ पोस्ट, ये भी एक पोस्ट ही होती है आर्मी के अंदर ही। तो वो कौन सी पोस्ट पे थे? मेजर की पोस्ट पे थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, राइट। एंड ही वॉज अवॉर्डेड बाय वॉट? परमवीर चक्र। और क्या थे वो, किससे बिलोंग करते थे? इससे। सो दीज 3 थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। ये पूरा हमारा चैप्टर, राइट, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो रहा है। सो दिस स्टोरी इज सेट इन कश्मीर इन 1947 आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। सो ये स्टोरी कब की है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट बन चुकी है, 1947 की, इन कश्मीर, राइट। सो पाकिस्तान ने, देखो उस समय पे क्या हो रहा था ना, कश्मीर वॉज फेसिंग अ सीरियस थ्रेट। थ्रेट का मतलब है कि कश्मीर को काफ़ी धमकियाँ मिल रही थी। पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, इंडिया कंट्रोल करेगा, यही सब चीज़ें चल रही थी, राइट, उस टाइम पे। पाकिस्तान ने उस समय पे क्या लॉन्च करा था? ऑपरेशन गुलमार्ग। ऑपरेशन गुलमार्ग was launched by Pakistan with the aim of taking control of Kashmir, राइट। सो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करा था ऑपरेशन गुलमार्ग। क्यों करा था? ताकि वो किस पे कंट्रोल कर सके? कश्मीर पे कंट्रोल कर सके। द फोर्सेज एंटर्ड कश्मीर इंक्लूडिंग ट्रेन्ड फाइटर्स, ट्राइबल ग्रुप्स हु हैड नॉलेज ऑफ होल कश्मीर, ठीक है। सो जितने भी ऑपरेशन गुलमार्ग में पाकिस्तान ने अपने सारे ऑफिसर्स, सोल्जर्स हो गए, सबको भेजा था कश्मीर में कि नहीं भाई, हमें पूरा कंट्रोल करना है कश्मीर पे। अब ये स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है, राइट? स्ट्रैटेजी, तो क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी, क्या स्ट्रैटेजीज थी, ऑल दैट। सो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग अ लार्जर प्लान और गोल। अब ये इतना बड़ा प्लान है, कोई छोटा मोटा तो प्लान या फिर गोल है नहीं। पूरे कश्मीर पे कंट्रोल करना, भाई पूरी की पूरी स्टेट है वो, उसे पूरे पे कंट्रोल करना इज रियली वेरी बिग थिंग, राइट। सो उस पूरे पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा लार्जर प्लान है और गोल है, इसलिए क्या बोला? स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज लगाई थी वहाँ पे। सो देयरफॉर हमने ये वर्ड वहाँ पे यूज़ करा, स्ट्रैटेजिक। ये मैंने आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी क्या? स्ट्रैटेजिक, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है, वाई वॉज श्रीनगर एयरपोर्ट सो इम्पॉर्टेंट? श्रीनगर का जो एयरपोर्ट था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? अब वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग इंट्रोड्यूस करा, अपने सोल्जर्स भेजे कश्मीर में, तो अब इंडियन गवर्नमेंट को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इंडियन गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी ना कश्मीर को। इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ सकती है, राइट। सो इसलिए ये जो श्रीनगर का एयरपोर्ट था वो क्या था? दिस वाज द पाथ जहाँ पे क्या होता था, जिसके थ्रू इंडियन सोल्जर्स आते थे कश्मीर में,
राइट। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो बाय रोड नहीं आ सकते थे कश्मीर में, इसलिए वो कैसे आते थे, एयरप्लेन्स की हेल्प से आते थे। और वो कहाँ पे एयरप्लेन्स लैंड होते थे, श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, इसलिए श्रीनगर का एयरपोर्ट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा क्यों एयरप्लेन से आते थे, क्योंकि जो रोड का जो रास्ता था दैट वाज नॉट सूटेबल। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि द एयरपोर्ट कुड बी यूज टू ब्रिंग इंडियन सोल्जर्स वेपन सप्लायर्स बाय एयर, क्योंकि जो लैंड का रास्ता था वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था ज़्यादा लोगों को और ये वेपन्स को, हथियारों को लेकर आने के लिए, राइट। दैट इज़ वाई प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और एयरपोर्ट को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि वही रास्ता था जिससे इंडियन सोल्जर्स श्रीनगर में आ सकते थे या फिर कश्मीर को प्रोटेक्ट कर सकते थे, बिकॉज बाय लैंड नहीं हो सकता था वो, इसलिए उन्हें एयरप्लेन्स में आना पड़ा। और तभी इसको बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था श्रीनगर के एयरपोर्ट को। तो दिस कुड बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, राइट। देन आता है इंडियन ट्रूप्स वर एयर लिफ्टेड इनटू श्रीनगर, जैसे मैंने बताया, राइट। बिकॉज द इंडियन, ये हम लिख सकते हैं, बिकॉज द लैंड रूट वॉज नॉट सूटेबल, सोल्जर्स वर एयर लिफ्टेड इनटू श्रीनगर, वेरी सिंपल। Major Somnath Sharma and his D Company. Among the soldiers airlifted into Srinagar was Major Somnath Sharma and his D Company of the 4th Battalion Command Regiment. Very important। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो आते थे वो जो एरोप्लेन से जो लोग आते थे उसमें कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे विथ हिज डी कंपनी, राइट। इंजर्ड बट अनवेवरिंग, अब इसका मतलब क्या, मेजर सोमनाथ शर्मा, नाउ दिस इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हेन मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अराइव्ड इन श्रीनगर हिज लेफ्ट हैंड वाज इन प्लास्टर। अब जब वो श्रीनगर में आए थे एयरप्लेन्स की हेल्प से, तो वो क्या थे, उनका जो लेफ्ट हैंड था वो उसमें क्या हो रखा था, प्लास्टर हो रखा था, राइट। दैट मीन्स ही वॉज ऑलरेडी इंजर्ड, वो ऑलरेडी इंजर्ड थे, right? But despite his injury, he insisted on going with his company. His attitude shows us how deeply committed he was to his soldiers and his country, right? उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में इंजरी है ऑलरेडी, बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, बट वो स्टिल आए हैं सपोर्ट करने के लिए। He is still there, right? So he believed, and उनकी क्या philosophy थी, उनका जो attitude था, his attitude shows how deeply he was committed to the soldiers and his country, अपने टीम को लेके, अपनी कंट्री को लेके कितने ज़्यादा devoted थे वो, right? He believed that if his men were going into danger, he should not stay behind. Exactly, जो उनकी टीम थी मेजर सोमनाथ की, वो ऐसा बिलीव करते थे कि अगर ये मेरी टीम है तो वो अकेले क्यों डेंजर में जाएं, मैं भी तो उन्हें लीड कर रहा हूँ, आई एम द लीडर, सो आई शुड ऑल्सो गो, राइट। अब ये क्या क्वालिटी शो करता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो कैरेक्टर स्केच करो मेजर सोमनाथ शर्मा का, तो वो क्या होगा, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या शो करते हैं, ही इज करेज, करेज है, ये तो चैप्टर के उसी में है, करेज, लीडरशिप स्किल्स उनमें पूरी हैं, क्योंकि देखो ना वो कैसे अपने जो लोग हैं उनको नहीं जाने दे रहे हैं, राइट, उनके साथ आ रहे हैं, ही इज अकम्पनिंग देम। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके अंदर, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही हैज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर में होना। डिवोशन टू हिज कंट्री, पेट्रियाटिक है, पेट्रियाटिक का मतलब क्या होता है, जो इंसान अपनी कंट्री को लेके जो प्यार दिखाए, प्यार करे अपनी कंट्री से, दैट पर्सन इज पेट्रियाटिक। सो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पेट्रियाटिक पर्सन, या फिर हु लव्स हिज कंट्री, कंसर्न फॉर हिज सोल्जर्स, और वो क्या है, कंसर्न है अपने सोल्जर्स को लेकर, यहाँ पे लिख लो कंसर्न फॉर soldiers, very simple, right? So this is the character sketch of Major Somnath Sharma, which is really very important for you। हमें क्या पता चला, अब देखो उनके जो कंपनी जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा है वो लोगों को लीड करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनको लीड करते हैं पूरी टीम को, राइट। अब उनके हाथ में इंजरी थी, वो चाहते तो क्या करते, अपनी टीम को भेज देते कि जाओ यार तुम जाओ, मैं नहीं, मतलब मेरे तो लगी हुई है, ऑफ कोर्स ही हैज़ अ वैलिड रीज़न, बट वो क्या करा उन्होंने, विद हिज इंजर्ड हैंड वो फिर भी गए। वो क्या शो कर रहा है, ये लीडरशिप स्किल्स हैं उनमें, ऑफ कोर्स ही इज देयर विद हिज कंपनी एंड पीपल, वो अपने लोगों के साथ हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट। सो दिस इज शोइंग व्हाट, लीडरशिप स्किल्स हैं उनमें। वो ब्रेव हैं, ब्रेव तो है ही भाई, एक हाथ बंदे का प्लास्टर है, बट स्टिल ही इज गोइंग, ब्रेवरी शो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा करेज है उनके अंदर।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लोगों को लेके, अपने ऑफिसर्स को लेके कि भाई वो अगर वो लोग डेंजर में जा रहे हैं तो मुझे भी डेंजर में जाना चाहिए, राइट। वाई वॉज बैड गैम इंपॉर्टेंट? भाई हमने सब पढ़ लिया कि हाँ हाँ ये चीज़ें हो रही थी, कश्मीर वाला सीन हो रहा है, ठीक है, लेकिन बैड गैम इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट हो तो कश्मीर में रहा पर बैड गैम क्यों इंपॉर्टेंट है? बैड गैम वॉज ओनली फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एयरफील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीनगर के एयरपोर्ट से बैड गैम बस कुछ दूरी पे था। बैड गैम क्या है? इस अ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू और कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर के पास। तो बैड गैम पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमीज़ के लिए। पाकिस्तान जो एनिमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो बैड गैम को कंट्रोल करे। इट वॉज एट द हायर एल्टीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। इफ़ द एनिमी कैप्चर्ड बैड गैम दे कुड ईजिली अटैक द एयरफील्ड। एयरफील्ड पे क्यों अटैक करना चाहते थे वो लोग? क्यों? वो एयरफील्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? एयरफील्ड का मतलब है श्रीनगर का एयरपोर्ट। और वो लोग क्यों करना चाहते थे अटैक श्रीनगर के एयरपोर्ट पे? इसलिए अटैक करना चाहते थे बिकॉज श्रीनगर की एयरपोर्ट उसके वहीं पर सारे इंडियन सोल्जर्स आते थे उसी की हेल्प से, इसलिए उस पर अटैक करना चाहते थे ताकि कोई भी इंडियन सोल्जर या फिर कोई भी इंडियन नहा वहाँ पे आ पाए, राइट। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट था बैड गैम पे कंट्रोल करना, क्योंकि अगर बैड गैम पे कंट्रोल कर लेते तो फिर एयरफील्ड पे भी यानी एयरपोर्ट पे बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता ना, बिकॉज पास था। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बैड गैम वाज रियली वेरी नियर टू श्रीनगर एयरपोर्ट। और ये बैड गैम कहाँ पे है? बैड गैम इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट्स अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन फोर्सेज टू कीप द कंट्रोल ऑफ दिस एरिया। इसलिए इंपॉर्टेंट था इंडियन फोर्सेस के लिए कि वो बैड गैम को कंट्रोल करें। सो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि वाई वॉज बैड गैम इंपॉर्टेंट, एंड आप ये सारे पॉइंटर्स इन पैराग्राफ लिख सकते हैं, बट राइट इन पैराग्राफ्स। पॉइंटर्स है मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करा है बिकॉज इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट आपको अपने नोटबुक में एग्जाम में इन पैराग्राफ लिखना है इनको बहुत अच्छे वे में, राइट। देन आता है द एनिमीज प्लान। अब एनिमी किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे? एनिमी वी आर रेफरिंग टू पाकिस्तान, राइट। एनिमी हम किसको बोल रहे हैं? एनिमी हम बोल रहे हैं पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का प्लान क्या था? अब ऑपरेशन गुलमर्ग तो इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। So what was the plan? The enemy had already started arriving in bad camp. अब बैड गैम को कंट्रोल करना था, यही एम था पाकिस्तान का कि हमें किसी भी तरीके से बैड गैम को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम बैड गैम पर कंट्रोल कर लेंगे तो भाई बहुत इजीली श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जब एक बार कंट्रोल होगा तो फिर इंडियन सोल्जर्स नहीं आ सकते वहाँ पे, राइट। द एनिमी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अराइविंग इन बैड गैम। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी बैड गैम की तरफ कि हमें वहाँ पे जाना है। ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके थे वहाँ पे जाने के लिए। दे डिड नॉट कम टुगेदर इन वन बिग ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, वो एक साथ एक पूरे बिग ग्रुप में नहीं आए थे, बट गए थे वो लोग। दे केम इन स्मॉल ग्रुप सो दैट दे वुड नॉट ईजिली भी डिटेक्ट। एग्जैक्टली अगर वो बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं तो ईजिली अगर पूरा ग्रुप पकड़ा गया तो सारे लोग पकड़े गए। अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं, अगर एक ग्रुप भी पकड़ा गया तो देयर आर मेनी ग्रुप्स आर कमिंग, राइट। सो इसलिए उन्होंने क्या करा? उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? ये स्ट्रैटेजी थी। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हाट वाज पाकिस्तान प्लान या फिर व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान। सो इन दिस यू हैव टू राइट ऑल दिस, वेरी सिंपल। देन ऑन 3 नवंबर 1947, अब ये क्या है? अब ये 3 नवंबर जो ये डेट है, 3 नवंबर 1947, ये क्या डेट है? On 3 November 1947, several Indian companies, including Major Somnath Sharma's D Company, was sent to patrol the area around Bad Camp. Their job was to observe the situation and look for a possible threat. Exactly. 3 नवंबर को मेजर सोमनाथ एंड उनकी टीम को भेज दिया गया बैड गैम, क्या वहाँ पे ऑब्जर्व करो, वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कोई थ्रेट है या नहीं, एंड देन हमें बताओ। The eerie silence. The valley was strangely quiet. The atmosphere was eerily silent. Sometimes silence can be more frightening than noise. ये बैड गैम की बात कर रहे हैं। They are talking about what? बैड गैम। अब बैड गैम में क्या है? बैड गैम में वैली जो है काफ़ी ज़्यादा शांत है, क्वाइट है, राइट। द एटमॉस्फेयर जो वहाँ का जो वेदर है वो ज़्यादा साइलेंट है। अब ये जो साइलेंस है वो अब यहाँ पे क्या बोला गया है? साइलेंस कैन बी मोर फ्राइटनिंग देन नॉइज़। फ्राइटनिंग मतलब ज़्यादा डरावनी हो सकती है शोर से। शांति कभी कभी बहुत ज़्यादा
डरावनी हो सकती है काफ़ी शोर से। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई अभी तो सब कुछ बहुत शांत है, काफ़ी ज़्यादा आराम से है, बट पाकिस्तान वालों ने अपना शुरू कर दिया आना बैड गेम की तरफ, तो कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ होने से पहले की शांति है। सो तभी यहाँ पे बोला गया है साइलेंस कैन बी मोर फ्राइटनिंग देन नॉइस। वेरी सिंपल। सो द डी कंपनी स्टेज बैक, इसका मतलब क्या देखो, ड्यूरिंग द डे इंडियन कंपनीज वर ग्रेजुअली ऑर्डर टू रिटर्न। सारी भाई दिन के समय में इंडियन गवर्नमेंट ने सारी इंडियन कंपनीज को ऑर्डर दे दिया था, भाई आप लोग वापस आ जाओ। लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा की जो डी कंपनी थी, कंसिस्टिंग ऑफ 90 सोल्जर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सोल्जर्स थे डी कंपनी में? हाउ मेनी सोल्जर्स वर देयर इन डी कंपनी? 90 सोल्जर्स। 90 soldiers were there in the D company, consisting of around 90 soldiers was the large group remaining in the area. सारे इंडियन सोल्जर्स जा चुके थे, लेकिन जो डी कंपनी में 90 सोल्जर्स थे वो लोग नहीं गए थे। वो दैट वाज द लास्ट ग्रुप जो वहाँ पे उस एरिया में रिमेनिंग था, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM। हम मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि वो लोग 2 बजे तक शाम के, मतलब 2 PM तक वो लोग आ जाएंगे वापस, राइट। बट दे हैड नो आइडिया, उनमें से किसी को भी कोई ये आइडिया नहीं था कि इनसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप एनिमी का, यानी पाकिस्तान के पास इनसे ज़्यादा सोल्जर्स थे जो ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे इनकी तरफ, राइट। ये लास्ट ग्रुप था, सारे ग्रुप इंडियन सोल्जर्स के जा चुके थे, ये लास्ट लोग बचे थे। लास्ट कंपनी डी कंपनी बची हुई थी, इसमें 90 सोल्जर्स थे, लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के सोल्जर्स जो एनिमी थे इनकी तरफ आ रहे थे, और उनमें 90 सोल्जर्स से ज़्यादा थे, बिकॉज इंडियन के तो सारे जा चुके थे, राइट। द एनिमी नोटिस दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड। अब पाकिस्तान वाले भी तो काफ़ी तेज़ है ना, उन्होंने क्या नोटिस करा कि भाई सारे इंडियन सोल्जर्स जा चुके हैं, बस एक छोटा सा ग्रुप बचा है 90 सोल्जर्स का। अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि अब हम अटैक कर सकते हैं। एंड देन द अटैक बिगन, राइट। सो क्या होता है फिर, क्या होता है, अटैक यानी लड़ाई फिर स्टार्ट हो जाती है। अब इससे आगे क्या हुआ, that we will cover in the next video. So till then stay tuned, do like, share and comment, and इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। उसमें हम पूरा जो रिमेनिंग चैप्टर है, कम है, ज़्यादा नहीं है, वो कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कवर करेंगे। प्लस आज की वीडियो में भी हमने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करे हैं, जो रिमेनिंग है हम वहाँ पे कवर करेंगे, राइट।